एक सीक्रेट ऑपरेशन के लिए उड़ान भरती है। बादलों को चीरते हुए 4th जनरेशन के जेट गरजते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन विमानों के टारगेट पर कौन सा रीजन है? किस ऑपरेशन के लिए एक साथ MiG-31 जैसे फाइटर जेट को कॉम्बैट के लिए उतारा गया? इस खुलासे ने दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन नाटो की नींद उड़ा दी, क्योंकि पुतिन के फाइटर जेट के निशाने पर अब यूक्रेन का वॉर फ्रंट नहीं बल्कि डायरेक्ट नाटो देश आ गए हैं, जहां पुतिन की वॉर मशीनरी डेयरिंग एक्शन दिखा रही है। रूस के फाइटर जेट्स ने बाल्टिक रीजन वाले नाटो देश के एस्टोनिया में तहलका मचा दिया और वेंडलू द्वीप के ऊपर बेखौफ होकर चक्कर काटते रहे। नाटो देश एस्टोनिया के आसमान में रूस के फाइटर जेट की धमक ने यह बता दिया कि रूस अपने पड़ोस में नाटो की तैयारी और ताकत को न सिर्फ परख रहा है बल्कि बाल्टिक देशों को तबाही का ट्रेलर भी दिखा रहा है, और ये डर भी दिखा रहा है कि बमबारी कहीं भी कभी भी हो सकती है। रूस कहीं भी पहुंच सकता है, क्योंकि रूस की वायुसेना जिस रीजन में धमकी थी वो एस्टोनिया की राजधानी के बिल्कुल करीब है। वेंडलू द्वीप के आसमान में रूस के विमानों ने वॉर का ट्रेलर दिखाया। ये आइलैंड एस्टोनिया की राजधानी टालिन से सिर्फ 100 किलोमीटर ही दूर है। रूस के दरवाजे पर बसे तीनों देश पहले से ही पुतिन के टारगेट पॉइंट पर हैं, और अब यह खतरा कई गुना बढ़ चुका है। क्योंकि यूक्रेन में तबाही के बम बरसाने के बीच रूस अपने पड़ोस के हर नाटो देशों को तबाही का ट्रेलर दिखा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन गया है पोलैंड। नौ 10 सितंबर की रात पोलैंड। उस दिन यूक्रेन पर 580 से ज्यादा ड्रोन और 40 मिसाइल से हमला बोला गया। यह हमला इतना बड़ा था कि पोलैंड को भी अपनी सुरक्षा के लिए फाइटर जेट्स उड़ाने पड़े। नाटो देश पोलैंड में लगातार यूक्रेन की तरह सायरन बज रहे थे। पोलिश सेना लगातार बॉर्डर एरिया में हवाई पेट्रोलिंग कर रही थी कि रूस के 21 अटैक ड्रोन साउथ पोलैंड के आसमान में ट्रैक हुए, जिन घातक ड्रोन से रूस यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। उस ड्रोन के पोलैंड के अंदर घुसपैठ करने से दुनिया में सवाल कौंधने लगे कि क्या अगला नंबर नाटो देशों का है, और क्या इसी के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप गुस्से में तमतमाए हुए हैं। The one that I thought would be easiest would be because of my relationship with President Putin, but he's let me down. He's really let me down. It was going to be Russia and Ukraine, but we'll see how that turns out. But that turned out to be, I thought it might be among the easiest of the group. पुतिन के डेयरिंग एक्शन बनाम ट्रंप के एग्रेशन से एक बात तो स्पष्ट है कि अलास्का समिट में दिखी गर्मजोशी अब संभावित महायुद्ध के खतरे में तार-तार हो चुकी है। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक सिरा है। वर्चस्व की इस जंग में अभी भयानक तबाही बाकी है। अभी हाइपरसोनिक मिसाइल से भयानक हमले होने वाले हैं। टैक्टिकल वॉरहेड से तबाही मचने वाली है। सबसे डेडली स्ट्रेटजी से सबसे विध्वंसक मोर्चा खुलने वाला है। ऐसी तबाही जो दुनिया का भूगोल तक बदल सकती है, और खतरा है वर्ल्ड वॉर 3 का।
क्या वाकई वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर दुनिया आकर खड़ी हो गई? नाटो देशों पर यूक्रेन जैसे हमले का खतरा बढ़ गया। नाटो की वो कौन सी सबसे कमजोर नस है जो रूस चीन के लिए तुरूप का इक्का है? नाटो तथा रशिया को एक विन विन फार्मूले की तलाश करनी होगी, लेकिन इस विन विन फार्मूले की तलाश में जाहिर है कि जब तक वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होंगे तब तक ये युद्ध समाप्त होना मुश्किल दिखाई देता है। ईरान इजराइल वॉर फिर से इग्नाइट हो सकता है, कभी भी सीरिया लेबनान की लड़ाई चालू हो सकती है। इसी तरह पैसिफिक ओशियन के अंदर भी, पैसिफिक रीजन के अंदर भी चाइना और अमेरिका का तनाव कुछ नए इंडिकेशंस दे रहा है। सबसे भयावह सवाल यूं ही नहीं उठे, बल्कि इसकी भविष्यवाणी नाटो के ही टॉप कमांडर रह चुके शख्स ने की है। ब्रिटिश जनरल रिचर्ड शेरिफ, जो यूरोप में नाटो के टॉप कमांडर रह चुके हैं, जिन्होंने दुनिया भर में कई ऑपरेशंस और युद्ध को लीड किया है, उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसने वर्ल्ड वॉर की आहट को और भी तेज कर दिया। उनकी एनालिसिस रिपोर्ट कहती है, मेरी भविष्यवाणी है कि अगर हम रूस को रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाते तो इसके नतीजे भयावह हो जाएंगे। हम एक ऐसे विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं जिसमें पश्चिम के लिए खूनी अंत को रोक पाना आसान नहीं होगा। हजारों रॉकेट आसमान को चीरते हुए निकलेंगे, फिर चीन युद्ध में उतरेगा। पश्चिमी देशों की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने अच्छे से तैयार हैं, हमारे पास क्या प्लान है। यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन में शांति सैनिक भेजने का वायदा किया, मगर किसी ने कोई सैन्य गारंटी नहीं दी। नाटो के पूर्व टॉप कमांडर जनरल रिचर्ड शेरिफ जिस भयावह भविष्य के खतरे को महसूस कर रहे हैं, क्या वो वाकई दुनिया के दरवाजे पर खड़ी है? एक युद्ध का महायुद्ध में बदल जाना, एक साथ कई देशों में युद्ध छिड़ जाना और दुनिया भर में तनाव के फ्रंट खुलना, क्या स्थितियां विश्व युद्ध की तरफ जा रही हैं? नाटो के पूर्व डिप्टी सुप्रीम कमांडर रिचर्ड शेरिफ की थ्योरी कहती है कि विश्व युद्ध 3 का खतरा ज्यादा दूर नहीं है। मिडिल ईस्ट में इजराइल की बमबारी जारी है, लेकिन दुनिया का यही हिस्सा धधक नहीं रहा, बल्कि कई जगह वॉर फ्रंट खुले हुए हैं। रूस वर्सेस यूक्रेन युद्ध जो फरवरी 2022 से जारी है, यूरोप में रूस का नाटो से सीधा टकराव है, क्योंकि नाटो के हथियारों के दम पर यूक्रेन युद्ध में अभी तक बना हुआ है। इसलिए अब नाटो देशों पर भी खतरा बढ़ गया है। नॉर्वेजियन एक्सपर्ट जेएम गोड जिमिस्क्री की रिपोर्ट कहती है, रूस की सीमा से लगे नाटो देश सेफ नहीं है। जेट और ड्रोन की घुसपैठ को सामान्य घटना नहीं समझा जाना चाहिए, इसे नाटो को गंभीरता से लेना चाहिए। इसी तरह चीन बनाम अमेरिका के बीच प्रशांत क्षेत्र में तनातनी बढ़ती जा रही है। वॉर एक्सपर्ट रॉबर्ट एस रॉस की एनालिसिस रिपोर्ट कहती है, ताइवान स्टेट में टेंशन पीक पर है। 2027 तक ताइवान पर चीन कंट्रोल कर सकता है। 2027 पीएलए के लिए शताब्दी वर्ष है, इसलिए चीन बड़े गेम प्लान के पत्ते बिछा रहा है। इधर किम जोंग उन भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। किम जोंग ने अमेरिका को धमकी दी है कि नॉर्थ कोरिया ईरान जैसी गलती नहीं करेगा, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को अपने देश में एंट्री नहीं देगा। क्या रूस के पड़ोस में नाटो के रिंग ऑफ फायर वाले घेरे को अब पुतिन छिन्न भिन्न कर देंगे? इसके लिए आप रूस के पड़ोस में नाटो देशों की हालत पर गौर कीजिए, जिनके साथ रूस का 36 का आंकड़ा है। इस समय पूरी दुनिया में तनाव के बहुत सारे पॉइंट्स बने हुए हैं। ईस्टर्न यूरोप की बात कर लें तो ऐसी आशंका दिखाई दे रही है कि रूस कम से कम नॉन नेटो यूरोपियन नेशंस के ऊपर अटैक कर सकता है। वहीं पर यूक्रेन युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा और चीजें पूरी तरह से बदल जाएंगी। रही मिडिल ईस्ट की बात, तो मिडिल ईस्ट के अंदर भी संघर्ष के बिंदु ऐसे क्रिएट हो रहे हैं जिससे कि लगने लगा है कि कभी भी ईरान इजराइल वॉर फिर से इग्नाइट हो सकता है, कभी भी सीरिया लेबनान की लड़ाई चालू हो सकती है। इसी तरह पैसिफिक ओशियन के अंदर भी, पैसिफिक रीजन के अंदर भी चाइना और अमेरिका का तनाव कुछ नए इंडिकेशंस दे रहा है। और इसी वजह से ये कहना कि ये विश्व युद्ध की झांकी है, ऐसा तो नहीं माना जा सकता, लेकिन हाँ,
ये तमाम बिंदु ऐसे हैं जिनसे क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा एक नए लेवल पर जा सकती है और वो आगे चल के विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं। यूरोप के नाटो देश रूसी हमले के सबसे संभावित टारगेट बन गए हैं। मॉस्को ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का उत्पादन भी बढ़ाना शुरू किया, तो ये खतरा कई गुना बढ़ गया। द इकोनॉमिक टाइम के मुताबिक मध्यम दूरी के ये हथियार 3415 मील दूर तक के टारगेट पर प्रहार करने में सक्षम है, जिससे पूरा यूरोप और यहां तक कि पश्चिमी अमेरिका भी उनकी पहुंच में आ सकते हैं। जिस रूस से समझौते की उम्मीद हो रही थी, वहीं अब लगातार नाटो देशों को चुनौती दे रहा है। मानो पुतिन ने तय कर लिया हो कि वो इस बिखर रहे ग्रुप का सब्र तोड़कर ही मानेंगे। वैसे देखा जाए तो नाटो से रूस की दुश्मनी पुरानी है, लेकिन 3 वर्ष पहले यूक्रेन ने जब इस ग्रुप का हिस्सा बनने की कोशिशों की शुरुआत की, जिसके चलते यूक्रेन को रूस की तबाही झेलनी पड़ी। डॉनबास का एक हिस्सा रूस के कंट्रोल में चला गया और अब यही तबाही की तलवार नाटो देशों की गर्दन पर लटक रही है। नाटो देशों ने रूस को घेर रखा है और यही देश अब टारगेट पर बताए जा रहे हैं। इनमें 3 बाल्टिक देश लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया है। इसके साथ ही पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे भी ऐसे नाटो देश हैं जहां रूस वॉर का ट्रेलर दिखा चुका है। अलास्का में राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में बातचीत हुई थी, तब से लेकर के अब सिचुएशन और ज्यादा खराब हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है, उसके तमाम बड़े लीडर्स भी रूस को लेकर के एक मत नहीं हो पा रहे हैं और इसी वजह से रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की जो निष्क्रियता है यूक्रेन युद्ध में, जो कि अभी हाल ही में एक्वायर करी गई है, उस निष्क्रियता की वजह से अमेरिका खुद इस पूरे विवाद से अलग थक पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि वो एक नॉन प्लेयर की भूमिका में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब अमेरिका जो कि बातचीत करने के लिए आगे आया था, वही एक नॉन प्लेयर बन जाएगा, तो फिर सीज फायर की जो थोड़ी बहुत गुंजाइश बन रही थी, वो भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अगर हवाई सीमा में घुसपैठ और पेट्रोलिंग से हमले तक बात पहुंचती है, तो फिर नाटो देशों की सेनाओं को कूदना पड़ेगा। यूक्रेन में जो देश हथियारों की सप्लाई कर उसे वॉरफेयर में बनाए हुए हैं, वो नाटो देशों को अपने सहयोगियों को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन नाटो में एक ही फॉर्मूला काम करता है। हमला छोटे नाटो देश पर हो या बड़े, हमला नाटो पर माना जाता है। लेकिन नाटो की सबसे कमजोर नस है यहां की ग्राउंड सिचुएशन। यहां के हर ब्लॉक पर रूस बैठा हुआ है। इसमें सबसे अहम है कलिनिनग्राद। यह रूस का एक ऐसा न्यूक्लियर बेस है जो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित है। यह रूस की मुख्य भूमि से कटा हुआ है, लेकिन अकेला यही बेस किसी भी देश को तबाह कर सकता है। नाटो के लिए टेंशन की वजह सिर्फ पुतिन और उनकी डेयरिंग स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि चीन और नॉर्थ कोरिया वाली डेडली जोड़ी भी है, जिसका शक्ति प्रदर्शन 3 सितंबर को दुनिया ने देखा था। एक तीर से इस तिकड़ी ने पश्चिम के 3 निशानों को हिट किया था। रूस ने चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ नया गठबंधन बनाया। चीन ने विक्ट्री डे परेड में इसका ब्रॉड पिक्चर भी दिखाया। इसे अमेरिका के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। अमेरिका के ये तीनों दुश्मन परमाणु शक्ति संपन्न हैं और इस गठबंधन में ईरान भी शामिल है।
इसे नाटो देश एक्सिस ऑफ अनहेबल कहते हैं, यानी उथल पुथल की धुरी। और इसमें चीन के तीर नाटो को किस तरह चुभ रही है, इसे आप नाटो चीफ मार्क रूटे के इस बयान से समझ सकते हैं। Russia is expected to roll out at least 1,500 tanks, 3,000 armored vehicles, and hundreds of Iskander missiles. As for China, it already has the world's largest navy and some of the largest defense companies in the world. Their military build-up points in a clear direction. They are preparing for long-term confrontation and competition with us. नाटो के अंदर से उठती आवाजें और नाटो देशों के अंदर मची हलचल ये साफ साफ सिग्नल दे रही है कि ब्लैक सी में बहते पानी के साथ साथ नए फ्लैश पॉइंट भी बनते जा रहे हैं। अब तक एंटी अमेरिकी फोर्स में जिन जिन देशों की भूमिका पर्दे के पीछे से थी, वो खुलकर मैदान में आ गए हैं। ट्रेड वॉर के डर से बीजिंग को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश है। साथ ही साथ यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका रूस के तेल कारोबार डील करने की कवायद में है। अपने घातक एफपीवी ड्रोन से यूक्रेन रूस के बड़े ऑयल रिफाइनरी को टारगेट कर रहा है। सारातोव ऑयल रिफाइनरी पर हमला, उसे तबाह किया। ऊंची ऊंची लपटों में सारातोव प्लांट में लगी पाइपलाइंस भी तबाह हो गई। साउथ रीजन में यह सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है। इसके साथ ही यूक्रेनी फोर्सेस ने LRM सिस्टम से रूस के समारा प्लांट को भी तबाह कर दिया। युद्ध की आग में भस्म होते तेलों के तहखानों से यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों की रणनीति है कि पुतिन पर प्रेशर बढ़े और उस सप्लाई लाइन को छिन्न भिन्न किया जाए, जिसने आर्थिक प्रतिबंधों के बीच रूस को मालामाल बनाए रखा है। लेकिन कहानी जैसी दिखती है वैसी है नहीं। टैरिफ और तेल के इस खेल में पुतिन का प्लान कुछ और है। नाटो तथा रशिया को एक विन विन फार्मूले की तलाश करनी होगी, लेकिन इस विन विन फार्मूले की तलाश में जाहिर है कि जब तक वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होंगे, तब तक ये युद्ध समाप्त होना मुश्किल दिखाई देता है। और इस तरीके की जो आशंकाएं हैं युद्धों के लगातार जारी रहने की या उसके आगे बढ़ने की, वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बनी रहेंगी और ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो अनिश्चित वातावरण को और अधिक अनिश्चित बनाने का ही कार्य कर रही है। पुतिन यूक्रेन में तब तक लड़ाई जारी रखने का इरादा रखते हैं जब तक कि पश्चिमी देश उनकी शर्तों पर शांति के लिए सहमत ना हो जाए। यानी यूक्रेन के अंदर रूस ने जितने बड़े इलाके पर कब्जा किया है, उनमें पुतिन गिव अप नहीं करेंगे। और जिस तरह नाटो देशों के अंदर रूस के जेट और ड्रोन घुस रहे हैं, उससे लगता है कि पुतिन युद्ध को खींचना चाहते हैं। उन्हें कड़ी प्रतिबंधों की धमकियों की कोई परवाह नहीं और इसलिए नाटो के थिंक टैंक को लगता है कि एक ही युद्ध के आगे विश्व युद्ध है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।